वेलकम एवरीवन टू योर सानी भैयास क्लास। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स में कैसे आंसर्स लिखने चाहिए। देखो दोस्तों, जब टॉपर के अच्छे नंबर आते हैं तो उससे पूछते ना कैसे लिखा, बताना वो तो बताता नहीं है। तो सीबीएसई ने आंसर कॉपीज अपलोड करना चालू किया टॉपर्स की, और उसी आंसर कॉपी को लेकर आया हूं मैं, जिससे कि तुम ये समझ पाओ कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना होता है। देखो, हम ये नहीं देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, उसने क्या लिखा। वी विल सी द अप्रोच कि कैसे उसने अप्रोच किया, किस चीज को पहले अटेम्प्ट किया। अगर कोई मिस्टेक हो गई जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि काटू कैसे, ये करूं वो करूं, तो उन सब चीजों का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, व्हाट सीबीएसई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो एक वो अच्छी कॉपी को प्रेजेंट करते हैं और अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम वही सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मैंने काफी बार तुम्हें बता चुका है कि कैसे आंसर को प्रेजेंट करना होता है, हमने काफी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे। देखो दोस्त, क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस करे, आंसर तुम्हें आता है, अब प्रेजेंटेशन देख लो। क्योंकि देखो ना, वही बात है ना, जंग पे अगर जा रहे हो, समय तो आ ही गया है, जंग पे जा रहे हो, तलवार भी उठा ली, अगर तलवार घिसना भूल गए तो किसी का गवार कैसे करोगे ढंग से, समझ आ गया। तो देखो, सबसे पहले तो आप कोई ना कोई सेक्शन की शुरुआत करोगे, कोई भी एक चॉइस बना लो, चाहे सेक्शन नंबर ए हो या सेक्शन बी हो, कोई सा भी एक ले लो, इंडियन इको ले लो या फिर आप मैक्रो ले लो। आपको शुरुआत एक से करनी है, और शुरुआत कर रहे हो तो उसको फ्लो में ही करना। जैसे इस बच्चे ने सेक्शन नंबर ए से चालू किया, मैक्रो से शुरुआत करी। सी, क्वेश्चन नंबर्स की काउंटिंग अच्छी है, एकदम प्रेजेंटेबल है। आपने देखा होगा राइटिंग कोई बहुत खासा, कोई बहुत तगड़ी नहीं है, नो ऑफेंस टू द टॉपर, बट लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोगों की राइटिंग भी अच्छी होती है, बट स्टिल दे गॉट 100 on 100। व्हाई? बिकॉज इट्स रीडेबल। ये रीडेबल है, ये ही मकसद होता है। यू डोंट हैव टू राइट के, मतलब ऐसे हैंड राइटिंग सुधारने की जरूरत नहीं है। और आधे लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में ऐसे सजा सजा के लिखेंगे, मतलब तितलियां डाल देंगे भाई आंसर कॉपी में, और एंड में जब समय नहीं बचता, इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं, तो फिर उसमें भैया कीड़े मकोड़े दिख रहे होते हैं। तो समझ लो, हमें इंसेक्ट नहीं बनाना है पूरा ये आंसर शीट को, बट लेकिन अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो देखो, स्पेसिंग अच्छी है, आप एक चीज नोटिस करोगे, स्पेसिंग काफी अच्छी है। क्लियर? ऑल्सो यहां पे एक छोटा सा उसने एक रफ वर्क किया होगा, जो कि मैटर नहीं करता, इधर आंसर सही है तो बात सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सारे एमसीक्यू जो 10 है हमारे पास है, उसने पूरे के पूरे 9 यहां लिख दिया, अगला 10वां वहां होगा। अच्छे से आंसर को प्रेजेंट किया हुआ है। इफ यू कैन राइट ओनली ऑप्शन ऑल्सो, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जो भी आपका आंसर सही है तो भी चलेगा। यू डोंट हैव टू राइट इट फर्दर, है ना, आपको फर्दर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सीधा मार्क कर दिया ऑप्शन ए सही है तो ए ही माना जाएगा, ठीक है, वो भी चलता है। इट्स टोटली अप टू योर ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा टाइम बचाने के लिए ए बी सी डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जब यहां पर ये पार्ट खत्म हुआ, देन वी गेट 3 मार्क वाले क्वेश्चन, तो सीधा वो 11th पे आ गया, ठीक है। चॉइस होगा ऑप्शन नंबर ए बी कोई सा भी, तो आपने यहां पे चालू किया अपना ये पार्ट, लिखा आपने रमेश पेज इनकम टैक्स विच इज डायरेक्ट टैक्स। सीधा जवाब, सीधा जवाब, जितना पूछा उतना आंसर किया, ना ज्यादा पूरी रामगाथा लिखी, कुछ लिखी, सीधा जवाब, टू द पॉइंट आंसर। आपको एक्स्ट्रा लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे दोस्त, सीधा आंसर करो, नो बकवास। वेटेज होता है ना हर एक क्वेश्चन का, मान लो अगर 1 नंबर का वेटेज और पूछ रहा है रमेश कैसा टैक्स पे करता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट करता है तो लिख दो सीधा डायरेक्ट। अब उसको ये मत समझाओ ना कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये होता है। सिंपल पूछा था कौन सा टैक्स पे करता है, तो आपने लिख दिया, बराबर बात। चलो जी आगे बढ़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंस पूछा, अगर उसने सेकंड पूछा होगा तो क्या पूछा डिफरेंस, तो आपने बता दिया, अच्छा पॉइंट। डेफिनेशन बता दी, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जो कमाएगा उसी को देना है, इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। ये वैल्यू एडेड टैक्स एक तरह का, यहाँ पे देखो ऑप्शन दे दिए, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, वैट हो गया। तो आपने बेसिकली अच्छा खासा समराइज कर दिया। 3 मार्क के हिसाब से ये पॉइंट्स इनफ है टू गेट यू 3 मार्क्स, ठीक है, इनफ है, इनफ है, इससे ज्यादा मत लिखना, और लिखोगे भी क्या इससे ज्यादा वैसे भी। 12वां क्वेश्चन आया, तो इसमें उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट किया। देखो, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी के बारे में बात करी, यहां पे तुम्हें सारे सारे पॉइंट्स दिख रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन होगा इट डजंट मैटर, बट यू नीड टू ऑब्जर्व वन थिंग, भले ही पूरा पेज कवर किया, लेकिन स्पेसिंग देखो, एक बार स्पेसिंग पे नजर डालो। हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, लेकिन तुम ये देखो ना, जो मतलब की बातें हैं उन पर यू विल फाइंड ऑल दोज थिंग्स। जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइनिंग है, पेंसिल से अंडरलाइनिंग है, कोई 4 कलर के पेन करने की जरूरत नहीं है, तुम पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, स्पेसिंग मेंटेन करके चलो। देखो कितना स्पेस है, कितना स्पेस है, कितना स्पेस है, हर एक चीज विजिबल है। रीडेबल होने का मतलब ये होता है यू यूज द स्पेस। पेज बचाने की कोशिश मत करो, वातावरण बाद में बचा लेंगे, पहले करियर बचा लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आया।
अच्छे से प्रेजेंट किया है, डायग्राम अच्छा बनाया, पूरा टेबल अच्छे से बना रहे हो, आप नीट एंड टाइडी स्पेस कर रहे हो। अब तुम क्या करोगे, यहाँ तक का ही बनाओगे टेबल। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इतना ही टेबल बनाते हैं और इसी में सब फंसा देते हैं। अरे स्पेस है तो लिखो ना अच्छे से, फॉर्मूला अच्छे से लिखो, पूरा नाम अच्छे से लिखो, हर एक चीज को अच्छे से प्रेजेंट करो। देखो कितना स्पेसिंग है। चेकर को देखो ना कैसा होता है, चेकर को अगर हर चीज समझ आएगी, वो देख पा रहा है अच्छे से, उसको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, दे विल डेफिनेटली गिव यू द मार्क्स। ठीक है, आप देखो अंडरलाइनिंग चीज, इनवर्स रिलेशन है तो उस पर आपने पॉइंट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। जो मेन बात होती है ना, मेन क्रस्ट होता है, उन मेन क्रस्ट, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए सब्सिडी के बारे में, अभी मैंने एक सेशन लिया था, उसमें था कि सब्सिडी को अगर आपको आंसर लिखना हो तो कीवर्ड क्या होना चाहिए। तो देखो, इट्स अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्ड लिखा तो उसको अंडरलाइन करो। उस पूरे जो पॉइंट का जो मेन क्रस्ट है ना, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है। अगर आपने वो वर्ड या अंडरलाइन कर दिया तो चेकर सोचता है कि हाँ यार भाई तगड़ी बात है, बच्चे में उसको समझ आती हैं चीज़ें। तो ये आपका प्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा है। टेबल बनाना हो तो नीट एंड टाइडी बनाओ, स्पेशियस बनाओ, फॉर्मूले इसको अच्छे से प्रेजेंट करो। हाँ, कोई भी चीज़ का फॉर्मूला लगाओ तो पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका कितना वेटेज होगा क्वेश्चन का, उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ठीक है, 13th क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन है, वेल डिफाइंड है भाई साहब। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन को समझाया उन्होंने, पहले बताया क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, फिर उसको बताया उसका मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, फिर एक एग्जाम्पल बताया और आखिरी में कंक्लूजन भी दिया है। ठीक है, सो ये एक चीज बढ़िया बताइए, पूरे 4 नंबर मिलने चाहिए इसमें। ठीक है, 14वां क्वेश्चन जो है उसमें भी आप देखो सारी बातें, देखो सिचुएशन इन्फ्लेशन है, फिर उसके बाद पूरा जो भी बातें करी होंगी इनने अपना पूरा एक्सप्लेनेशन दिया होगा, फिर उसने क्या बताया कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है सरकार का, रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब देखो पता है आपने देखो हर एक चीज देखा, कंक्लूजन देने से पहले आपने बताया ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना चाहती है सरकार, फिर उसके कुछ रीजंस दिए होंगे कि ये करेंगे तो इससे डिमांड जो है कम हो जाएगी, या जो भी क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि कैसे अंडरलाइन किया, ऑब्जेक्टिव बताया, सिचुएशन क्या है, पूरी बातें आपने सही से साध दी। क्वेश्चन कुछ भी हो लेकिन आपने उसको अच्छे समझाया कि भाई क्वेश्चन का सिचुएशन ये है, ये प्रोसेस करनी है, उद्देश्य सरकार का ये है, तो क्या मेजर लेंगे। तो आपने हर एक तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाया। दिस इज व्हाट आई ऑल्सो एक्सपेक्ट एंड दिस इज व्हाट सीबीएसई ऑल्सो एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई पार्ट बी रह गया, पार्ट बी आपके पास, ये मान लो एक क्वेश्चन आपने छोड़ा होगा, आपने सोचा कि बाद में करता हूं, स्पेस नहीं बचा, आपने एक ही पार्ट कर पाए। अब 15वां क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या करोगे, आपने लिखा है यहाँ पे पेंसिल से क्वेश्चन नंबर 14, बी इज ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे मिलेगा। तो अगले पेज में देखते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है, पूरे नंबर मिल गए। यही तो बेनिफिट है, आपको ऐसा नहीं है कि 14th क्वेश्चन को ए और बी साथ में लिखना है, लिखना तो है ही, नहीं बचे स्पेस कोई बात नहीं, आगे लिख दो भाई। आंसर सही होना चाहिए, मिलना चाहिए उनको। ऐसा ना हो कि सेक्शन अलग तोड़ के तुमने पता नहीं कुछ कर दिया कि सेक्शन बी कभी ए मिक्स मैच चल रहा है, नहीं, एक सेक्शन है, हो सके तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में लो, नहीं हो पा रहा है तो सही से उसकी मार्किंग करो। अगर पेज 2 पेज दूर है आंसर तो लिख दो 2 पेज दूर है भाई आंसर, आपको आंसर सही अगर होगा तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देन यू अगेन भाई वाली बात है कि देखो न्यूमेरिकल्स भी कितने नीट एंड टाइडी की तरीके से सॉल्व किए हैं। ये देखो हल्का हल्का सा यहाँ पे आपको रफ वर्क भी दिख रहा होगा, विच इज टोटली फाइन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज थिंग्स कि यार यहाँ पे लिखूं नहीं लिखूं, क्वेश्चन पेपर में लिख दूं, क्या मत लिखना, पता चला इन्वेस्टिगेटर आके बोल दे आपको कि कुछ कि भाई ये लिखा आपने गलत किया, तो इधर ही लिख दो चलेगा, इस पे ध्यान नहीं होता। मेन आंसर अगर आपका सही है तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वर्किंग अच्छी लग रही है, सही किया आपने तो आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो स्पेसिंग का इस्तेमाल करो, एट दी एंड जो बातें हैं वो यही कॉमन है, स्पेस अच्छा इस्तेमाल करो, आप अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम करो, स्टेप बाय स्टेप करो। आप पहले मुद्दे की बात, पहले आप उसके पूरे क्वेश्चन को समझाओ, फिर आप एक ऑब्जेक्टिव बताओ, फिर मुद्दे की बात लिखो। क्लियर, ऐसा होना चाहिए। और डिपेंड ऑल्सो कि क्वेश्चन का वेटेज कितना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, आपने मुद्दे की बात को अंडरलाइन किया, अच्छे से प्रेजेंट किया, इनफ है, इतना ज्यादा कोने कोने में नहीं लिख रहे हो, ठीक ठीक स्पेसिंग का इस्तेमाल किया। अगेन इफ यू हैव अ न्यूमेरिकल, देखो 16th क्वेश्चन एक नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है इसने यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, हाउ टू फाइंड एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी आपको एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, क्योंकि क्वेश्चंस में एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स दिए होंगे। अब जीडीपीएमपी निकाला तो उसका फॉर्मूला लिखा पूरा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, पूरा इधर लिखा, फिर उसको एक्सप्लेन किया इधर शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है,
फिर उसके बाद GDCF निकाला। GDCF का मतलब क्या है, कैसे निकालोगे, तो पहले आपको निकाला GDCF आपने एक्सप्लेन किया कि वेयरएज GDCF नहीं दिया तो आप इसको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक ऐसा कुछ करके, मतलब आपने जो भी था, जो भी आपने किया होगा इसमें ऐड किया होगा। लेट्स सी, अब यहाँ पे आपने पूरा आंसर निकाला तो आपने यहाँ पे GDPMP इधर आपका प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब जैसे आए तो GDPMP से आपको क्या निकालना पड़ेगा, NDPF से निकालना पड़ेगा। दैट्स व्हाट क्वेश्चन वांट्स फ्रॉम यू, है ना, क्या आपने आंसर निकालना है, आपने आंसर निकाल लिया। अब इसने क्या किया, इसने एक समराइज तरीके में सारे जो फॉर्मेट है, क्योंकि CBSE जब आंसर देता है तो सिर्फ प्लस माइनस करके दे देता है, वो नहीं समझाता पूरा आपको GDPMP निकालो फिर GDPMP से में NDPF निकालो। तो उनने क्या किया, उनने एक और तरीके से आंसर निकाल दिया। NDPF सीधा प्लस माइनस करके सीधा आंसर निकालो। देखो 2000, 1500, 1000, 400, 700, इधर क्या था, देखो 2000, 1500, 1400, 700, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही किया, 1400 मतलब इन्होंने 1000 प्लस 400 अलग अलग किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो -50, -200, -50, -200, तो सबको एक साथ करके इधर सॉल्व करके इधर दे दिया आंसर, ठीक है। सो इन्होंने एक अलग तरीके से भी उसको समझा दिया। इनकी स्पीड अच्छी होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होगी, तो पर बहुत बड़ी तरीके से प्रेजेंट किया इन्हें, मतलब कोई भी स्पेस नहीं है कि एक टीचर नंबर काट सके। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम काफी बार बोलता हूं एग्जाम में आता है, देखो आया भी है, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने, दोनों डेफिनेशंस बताई, दोनों को बताया थोड़ा बहुत, और उनके एक थोड़े से एग्जाम्पल भी दे दिए, ठीक है। एनीवेज, तो आपने डिफरेंस वाला पार्ट भी देखा, अच्छा नीट एंड टाइडी तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया। नाउ इफ यू मूव ऑन टू 17वां क्वेश्चन, तो देखो अगर कोई गलती हो गई, ऐसा नहीं लग रहा है, इतना मेसी नहीं लग रही है कॉपी कि भाई साहब वो पूरा वो क्या बोलते हैं वर्ली पेंटिंग कर दिया आपने। सिंपल है, सिंपल कटिंग क्या है, इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई तुम ये वाला आंसर नोटिस में नहीं लाना चाहते हो, ठीक है, इनफ टू अंडरस्टैंड। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंट, मान लो कुछ छूट गया, एक एरो बनाया, यहां लिख दो, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमैटिक समराइज होता है, कोई बात नहीं। ऊपर लिखा अकाउंट है, अकाउंट है तो आपने मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार जल्दबाजी में चीजें लिखना भूल जाते हो, मत काटो, लिख दो एरो करके ऊपर, समझ जाएगा आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है लिखा, अच्छे से एग्जांपल दिया। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, अच्छे से एग्जांपल दिया, जो भी चीजें होंगी यहाँ पे लिखा। सो देखो स्पेसिंग, देखो पॉइंट्स में भी अच्छी स्पेसिंग है, इतना स्पेस खोला क्योंकि हेडिंग है, उनके पॉइंट्स यहाँ हैं, फिर हेडिंग है, फिर उनके पॉइंट्स यहाँ हैं, इतना स्पेस छोड़ दिया, तो मतलब स्पेसिंग का काफी अच्छा ध्यान रखा है। दूसरा फिर इसको आंसर को प्रेजेंट किया, अंडरलाइन किया, बॉक्स वाली चीजों को ध्यान दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट, ऑटोनॉमस पेमेंट्स माइनस ऑटोनॉमस रिसीट्स, ये जो भी आंसर दिया इन्होंने अच्छे से उसको बॉक्स में डाला। सेक्शन नंबर भी आया, वही सेम प्रोसेस, अच्छे से उसको प्रेजेंट किया, क्वेश्चन नंबर नोट किया, अच्छे से ABCD लिखा और फर्दर एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब आप लिखना भूल गए कि आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं, कोई बात नहीं, बाद में लिख दो, अच्छे से लिख दो, अच्छे से ब्रॉड लेटर्स में लिख दिया, एरो लगा दिया। पहले आप बोल रहे हो कि हाँ भाई अग्री करते हैं, देन यू आर टेलिंग द एवरीथिंग, ठीक है। दोबारा लिखा हुआ यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, कोई बात नहीं, दो बार लिख दो, कोई बात नहीं, गलत थोड़ी हो जाएगा, अग्री कैंसिल थोड़ी हो जाएगा, दो बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में लिखना जरूरी है, लेकिन ठीक है, आप मानते हो कि नहीं मानते, शुरुआत में लिखना जरूरी है, वो चीज लिखा। देन इसके बारे में जो भी बातें कही होंगी अच्छे से प्रेजेंट किया इन्होंने, क्लियर। देन देखो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 29 में भी जो भी क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में था, आपने यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट किया। अच्छा एक और चीज देखो, इसमें क्वेश्चन है जैसे कि अंडर द ब्रिटिश रूल। अब जैसे आपको कोई पॉइंट को लिखना है, बहुत सारे पॉइंट्स है, इंडियन इकोनॉमी में काफी ज्यादा थ्योरी होती है, थ्योरी पार्ट को अगर आपको लिखना है, आप चाहते हो कि मैं मैक्सिमम मार्क्स ले आऊं और मैं ज्यादा ना लिखूं, क्योंकि थ्योरी का मतलब ये नहीं कि आप पूरे मतलब लिखते ही जाओ। आप देखो ना कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 नंबर का क्वेश्चन है, इनफ स्पेसिंग के वजह से दूसरे पेज में गया, नहीं तो कंटेंट कमी है बॉस, कंटेंट कम नहीं मतलब कंटेंट पर्याप्त ही है। उन एक्स्ट्रा राइटर से अच्छा है कि आप टू द पॉइंट बातें लिखोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, टाइम भी बचेगा और आपके आंसर नंबर भी उतने ही मिलेंगे पूरे, ठीक है। मुद्दे की बात लिखना है, जो पूछा जाए वो लिखो। दूसरा कोई टेबल का एनालिसिस हो, कुछ भी हो, तो आप इस बात को याद रखना, अगर आपको पैराग्राफ वाइज चीजें लिखने को मिले भी तो डरना नहीं है, छोटी मोटी गलती होती है, चलता है, छोटी मोटी गलती होती है, चलता है। देखो हल्की फुल्की काटा पेटी चलती है, अगर थोड़ी लंबी भी हो जाए एक सिंपल लाइन पेंसिल से मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने देखो स्पेसिंग का इस्तेमाल किया पैराग्राफ क्वेश्चन का आंसर लिखने में भी, ठीक है, समझ आया। ये देखो अच्छे से पूरे चीजों को प्रेजेंट किया, ये देखो यहाँ पे भी यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, फिर आपने बताया जो भी बातें हैं, अंडरलाइन किया, उसके सब हेडिंग्स बताए, क्लासिफिकेशन। ऑल्सो देयर इज अ गुड ऑब्जर्वेशन दिस पॉइंट,
कभी भी अगर किसी पॉइंट के 3 चीज़ें हो, 4 चीज़ें हो, 5 चीज़ें हो, उसको लिखो, या तो ऐसे लिख दो या तो उसका ऐसा क्लासिफिकेशन बना दो, जैसे अपन बॉक्सेस बनाते हैं ना बेनिफिट्स के, कि बेनिफिट नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके, ऐसे भी कर सकते हो, इस वे में भी कर सकते हो, इट्स अ गुड चॉइस, ठीक है। ये आपको करना जरूरी है। दूसरा, प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा होना चाहिए बस बेसिकली। और यहाँ पर भी वही अंडरलाइनिंग वाली बात, तो नथिंग यू कैन मतलब से एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पर भी इन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बताया, क्या बोलते हैं, आउटराइट सेल ऑफ, हाँ जो भी लिखा होगा इन्होंने, डिमोनेटाइजेशन के बारे में लिखा, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा, तो जो भी चीज़ उन्होंने लिखा होगा, मतलब बेसिकली मैं नहीं जा रहा इसमें कि क्वेश्चन क्या था, मेरे क्वेश्चन पेपर भी नहीं है मेरे पास, तो बट आई एम सेइंग कि प्रेजेंटेशन क्या है वो मैटर करता है। कोई भी गलती हो कोई बात नहीं, अच्छे ब्रॉड लेटर्स में लिखो, कई चीज़ की शुरुआत करो, कोई बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देना हो आपको कि यस यू अग्री, या टॉपिक का हेडिंग देना हो, ट्राई टू राइट इट इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप ध्यान रखोगे तो काफ़ी फायदा आपको करेगा। ऑल्दो जैसे कुछ लोगों को होता है कि ये लास्ट आपका आंसर था, ठीक है, इसमें भी आप देखो काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया इन लोगों ने, ठीक है। तो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लाइमेट जो भी है, चेंजेस हैं, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम में, इन्होंने बॉक्स में लिखा है इस चीज़ को, तो इसमें भी आपको अच्छे नंबर मिल गए। मिडी हाइडल प्लांट्स और इन सब के बारे में बोला, बायो कंपोस्टिंग वगैरह के बारे में बोला, तो अच्छा खासा प्रेजेंटेशन है। ज़्यादा नहीं लिखा, देखो सिंपल एक एक लाइन का आंसर है, क्लियर। चलो अब मेरी बात समझो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इन्होंने किए हैं जो कि कोई वैलिड तो है नहीं, तो आप लिखोगे भी, एफर्ट भी करोगे तो उसका कुछ मिलेगा नहीं। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड कंक्लूड कि एक, अंडरलाइनिंग अच्छी करो, स्पेस का अच्छा इस्तेमाल करो, भले आप एक्स्ट्रा कॉपी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा इस्तेमाल करो, शुरुआत करो एक सेक्शन से तो उसको पूरा तरीके से कंप्लीट करो। दूसरा, कोई पार्ट लिखना भूल जाओ, एरो करके अच्छे से नीट एंड टाइडी तरीके में लिखो। अगर आपके पास स्पेस होगा तो आप लिखने की भी जगह रख पाओगे, स्पेस ही नहीं होगा तो लिखने की जगह रख नहीं पाओगे, फिर उसमें गुचुड़ मुचुड़ में कहीं भी उल्टा सीधा लिखोगे छोटे छोटे शब्दों में, और वो अगर मिस हो गया कहीं से तो नंबर कट जाएंगे। उस चीज़ को बिल्कुल भी नेग्लिजेंस में मत लेना, ठीक है। उसके साथ बॉक्सेस बनाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, फॉर्मूलाज के ऊपर, कोई अगर आंसर हो तो उस पर बॉक्स बनाओ। इनफैक्ट हाँ, जब नेशनल इनकम का क्वेश्चन था तो इन सब चीज़ों पे तुम ध्यान देते हो कि नहीं देते पता नहीं। जैसे कि एक अच्छी चीज़ थी इधर कंक्लूजन में कि जब भी आंसर आ रहा है तो आप रुपीज़ की वैल्यू डाल रहे हो, करोड़ की वैल्यू डाल रहे हो, क्योंकि अगर आप पीछे नहीं लिखते कि इट्स अ वैल्यू ऑफ करोड़, दैट मीन्स इट कैन बी इन 1000, इट कैन बी इन लैक्स, इट कैन बी इन बिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, जो भी होगा, है ना। लास्ट में क्या रखा हुआ है ना, तो कुछ भी हो सकता है ना। फिर आप रुपीज़ नहीं लगाओगे तो क्या डॉलर मान लेंगे क्या, येन मान लेंगे, यूरोज मान लेंगे क्या? तो आपको मेंशन करना जरूरी है कि द वैल्यूज आर इन रुपीज़ और इन करोड़, ये डालना जरूरी है। तो बेसिक चीज़ों का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि इनसे नंबर मिलते हैं और कटते भी हैं, ठीक है। आई होप कि दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। हाँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन एक बेसिक इंसाइट देने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, और कोई भी सेक्शन जो आपका स्ट्रांग हो उससे शुरुआत करेगा, क्योंकि शुरुआत अगर कॉन्फिडेंस से हो तो एंड भी अच्छा ही होता है। और ऑल्सो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और इस बात का ध्यान रखना क्योंकि पेपर में टेंशन लोगे और प्रॉब्लम होगी, खराब होंगी चीज़ें, तो उस बात का ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेना, आराम से लिखना, विस्तार से लिखना, स्टार्टिंग से टाइम मेंटेन करके चलो, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना आए। बाद में गंदी राइटिंग से लिखोगे तो समझ आ गया ना, ठीक है। चलो, बाकी ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर 100 on 100, सो डोंट वरी, विश यू ऑल द बेस्ट गाइज।